नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन टुडे की। इसमें हम आपको वो खबर दिखाते हैं जो सियासी गलियारों में दिन भर चर्चा में बनी रही हो और जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। आज की बात करें तो दो खबरें ऐसी हैं जिन्होंने सियासत में खूब हलचल मचाई है। तो पहली खबर बता दें, लव जिहाद को लेकर है, जहां लव जिहाद पर हुई बयानबाजी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लव जिहाद को फर्जी बताते हुए कहा है कि संविधान सबको अपने हिसाब से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। लव जिहाद गोविंद सिंह का बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार किया। सबसे पहले विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लव में अंधी है। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप जड़ा कि कांग्रेस धर्म परिवर्तन करने वालों को संरक्षण देती है। लव जिहाद पूरी तरह से फर्जी है। देश आजादी में भारत में पूरे संविधान और स्वतंत्रता है किसी को किसी धर्म अपनाने की, किसी धर्म में किसी भी व्यक्ति से संबंध रखने की, आने की, जाने की, शादी स्थापित करने की। संविधान इनकी षड्यंत्र है संविधान बदलने का। धर्म परिवर्तन कानूनी अपराध है। धर्म परिवर्तन करा के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जो कोशिश होती है वो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष जी बिना किसी सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं। धर्म परिवर्तन होना इस संस्कृति के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में ये नहीं होगा। कांग्रेस हर समय से धर्म परिवर्तन करवाती आई है और ऐसे धर्म परिवर्तन करने वालों को संरक्षण देती आई है। पर अब निजाम बदला है। गोविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो देखिए, सियासत में कोई भी खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके हर एंगल को ना खंगाला जाए, और इसी के लिए हमने बनाई एक चुनावी शाखा, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, लव जिहाद का मुद्दा लगातार मध्य प्रदेश में गरमाता नजर आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले लगातार बयानबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सियासत में ऋतु जो भी चीज़ बांटती है वो बहुत प्रिय होती है सियासतदानों को, और लव जिहाद ऐसा ही मुद्दा है जो समाज को स्पष्ट तौर पे दो भागों में बांटता है। इसलिए इसका उपयोग हमेशा से होता रहा है। 2008 तक इसका ज़्यादा नाम नहीं सुना था किसी ने कि लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद होता क्या है ये तो आज भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये शब्द ना तो कहीं कानून में है किसी किताब में है, और ना ही ये चर्चा में कभी आता है। लेकिन ये 2008 के बाद से इसका नाम ज़्यादा लिया जाता रहा, क्योंकि देखिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण का आधार बनता है। बीजेपी के लिए ये फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि इस आधार पर समाज दो भागों में बढ़ जाता है और बीजेपी की तरफ एक वोट बैंक निश्चित रूप से इस पे आता है। और देखिए, जब हम बाइट चला रहे थे तो गोविंद सिंह ने कहा कि ये बीजेपी की संविधान बदलने की एक राजनीति है या एक चाल है। तो ये कांग्रेस इसलिए इस मुद्दे को उठा रही है कि वो संविधान तक ले जाना चाहती है। वहीं बीजेपी का जो जवाब था वो ये है कि हमेशा से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। तो ये दोनों मुद्दे सूट करते हैं बीजेपी को, कांग्रेस को। तो ये 2023 तक इस पर बहस गर्म रहेगी। जी ऋतु। हाँ बिल्कुल, शैलेंद्र जी आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो देखिए, लव जिहाद की हमने बात की, लेकिन अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। सिया राम और श्री राम को लेकर छिड़ी बहस अब राम सेतु तक जा पहुंची है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि राम सेतु का अस्तित्व को नकारने वाले अध्यात्म पर बहस करना चाहते हैं। जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि राम सेतु को कांग्रेस ने कभी काल्पनिक नहीं कहा। ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने राम सेतु के मुद्दे पर इतने विस्तार से अपनी बात रखी है। शर्म आनी चाहिए जिसको सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बोल रहा है श्री और सिया और राम जी
और हमारे हनुमान जी और सनातन और देवी देवता के बारे में क्या पता है, पहले अध्ययन कर ले फिर बोले। मुझे लगता है कि ऐसे भाषा बोलने वाले थोड़ा सा इधर उधर उन्होंने और किया ना तो सनातनी चुप नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा ये जानता है कि सनातन क्या है, सनातनी बच्चा जानता है। एक हमारे 9 साल के ब्राह्मण बच्चे से ही वो अगर कर ले, और खैर उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, श्री और सिया में उसको कोई भेद पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जो राम को काल्पनिक, राम सेतु को नकार रहे हैं, राम जी को नकार रहे हैं, उनको काल्पनिक बता रहे हैं, वो पार्टी और उसके नेता क्या बोलेंगे, उनकी नैतिकता है क्या बोलने की? बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में जब एक एफिडेविट प्रस्तुत हुआ था और उस समय उस विभाग के मंत्री डीएमके के थे, तो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने उस समय एनएससी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से बात की थी कि ये राम सेतु के बारे में स्पष्ट धारणा होना चाहिए कि ये है, और वो एफिडेविट फिर चेंज किया गया था और उसके बारे में तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि राम सेतु का अस्तित्व है। तो इसलिए ये जो प्रचार है पहले उसकी वास्तविकता में जाना चाहिए। वास्तविकता ये है कि भगवान श्री राम में हम सब भारतवासियों की, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उनकी आस्था है और राम सेतु का अस्तित्व है, ये हमने हमेशा माना है। और चलिए ज्यादा विश्लेषण के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी का। शैलेंद्र जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सियाराम का मुद्दा उठा, जो कि बहस अब राम सेतु तक जा पहुंची है। राम के नाम पर सियासत, बयानबाजी लगातार देखी गई है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि पहली बार राम सेतु के नाम पर इतना विस्तार से कांग्रेस ने कहा है। क्या कुछ इसके सियासी मायने निकाले जाए? देखिए, कांग्रेस अक्सर इस मुद्दे पर मौका दे देती है बीजेपी को, और एक बार फिर से मुद्दा उन्होंने बीजेपी को दे दिया, क्योंकि क्या है कि जिस पार्टी का आधार ही राम हो, उसको उसी मुद्दे पर घेरना बड़ा मुश्किल होता है। तो 2007 में एक एफिडेविट दिया था जब सेतु समुद्रम परियोजना लॉन्च हो रही थी, जिसमें एक समुद्र के बीच से एक रास्ता निकालना था। तो उसमें राम सेतु जो है भारत और श्रीलंका के बीच, उसको टूटने का डर था। तो उस समय केंद्र सरकार ने ये एफिडेविट दिया था कि रामायण से जुड़े चरित्रों का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस एफिडेविट को फिर आधार बनाया बीजेपी ने। लेकिन उस गलती तुरंत समझ में आई कांग्रेस को, और उसने 2018 में संशोधित एफिडेविट दिया, जिसमें ये कहा गया कि राम से जुड़े हुए चरित्रों का सबूत है और केंद्र सरकार मानती है कि राम से जुड़े हुए चरित्र थे। लेकिन ये बहस हमेशा गर्म रहती है और हमेशा बीजेपी इसको सियासी प्लेटफॉर्म पर ले आती है, और ये बहस एक बार फिर छिड़ी है कि राम सेतु पर। तो ये मुद्दा हमेशा बीजेपी को सूट करता रहा है, और ये निश्चित रूप से ये 2013 तक इस मुद्दे को ले जाना चाहेगी बीजेपी। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये मुद्दा 2023 तक जाता हुआ भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए। तो राम के नाम पर सियासत लगातार देखी गई, लेकिन अब राम सेतु तक पहुंच गई बात। वहीं लव जिहाद का मुद्दा भी लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गर्माता नजर आ रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा। लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ रही इस सीट का ज्यादातर हिस्सा व्यापारिक क्षेत्र में आता है, लेकिन 2018 चुनाव के उलटफेर के बाद अब इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जबलपुर की 4 शहरी विधानसभाओं में शुमार जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र 1,80,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली इस विधानसभा की पहचान व्यापारिक विधानसभा के रूप में पहचानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस विधानसभा में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग निवास करते हैं। पिछले हम 3 दशकों की बात करें तो यहाँ पे 7 सालों तक कांग्रेस को मौका मिला, मैंने 2.5 साल और 5 साल वर्तमान में कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना यहाँ से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस विधानसभा की पहचान, मेरे पीछे ये त्रिपुरी इमारत है जिसको सन 1937 में बनाया गया था, और पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस यहाँ से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जिनको महात्मा गांधी के कैंडिडेट को हराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया था। तब उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था। इसका नाम त्रिपुरी कांग्रेस स्मारक है। आइए जानते हैं इस विधानसभा का हाल, क्या सोचती है यहाँ की जनता, किसको आखिर 2023 में
फिर वो चुनेंगे। जबलपुर की उत्तर विधानसभा सीट 2018 में नए सियासी समीकरण के साथ चर्चाओं में आई। बीजेपी का अभेद्य गढ़ माने जाने वाली ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। यहां से कांग्रेस के विनय सक्सेना ने 578 वोटों से जीत दर्ज कर दशकों से मायूस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरों पर चमक लाने का काम किया। विनय सक्सेना ने लगातार 3 बार से जीत रहे बीजेपी के शरद जैन को हराया और बीजेपी के इस अवैध गढ़ में सेंध लगा दी। शरद जैन के पहले भी यहां से बीजेपी के ओमकार प्रसाद तिवारी लगातार जीतते रहे। अब एक बार फिर चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है और जनता मन ही मन में क्षेत्र के विकास और दोनों पार्टियों के कामकाज को तराजू में तौल रही है। यह इस क्षेत्र में वैसे इतना कोई खास नहीं है, क्योंकि ये डेवलप क्षेत्र है। अपने क्षेत्र का मतलब जो सबसे डेवलप एरिया वो यही है। बाकी विधानसभा में जो अभी इस समय विधायक जी हैं, उन्होंने भरपूर काम किया अपनी विधानसभा में। जो नेता लोग अभी काम कर रहे हैं वो तो इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी खामी नहीं दिख रही है। फ्लाईओवर से देखो थोड़ी सी समस्या तो होती है, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद आपकी सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है, वो तो उससे आपको सुविधा मिलेगी। विकास पहले से इस 5 सालों में बहुत अच्छा हुआ है। हर रोडें बन गई, नालियाँ बन गई, पानी की सुविधा है, सब कुछ है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मध्य विधानसभा में शरद जैन जी ने भी काम किए, अब विनय सक्सेना काम कर रहे हैं। विनय सक्सेना भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मध्य क्षेत्र में अच्छा काम हो। करीब 2 लाख मतदाताओं वाली इस सीट का ज्यादातर हिस्सा व्यापारिक क्षेत्र में आता है। यहाँ नई बसाहट के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कई बार नए बसे विजयनगर इलाके से भी आते हैं। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, सब्जी मंडी जैसे शहर के पुराने और अति महत्वपूर्ण इलाके भी आते हैं। माना जाता है कि उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में जैन और ब्राह्मण वोटर्स हमेशा निर्णायक की भूमिका निभाते रहे हैं। मौजूदा विधायक विनय सक्सेना की माने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में जहां विकास के कामों को रफ्तार दी है, वहीं हमेशा जनता से जीवंत संपर्क भी बनाए रखा है और इसी को लेकर उन्हें भरोसा है कि जनता एक बार फिर उनका साथ देगी। 2023 में जनता को अगर मेरा काम पसंद है, जनता मेरे शैली को पसंद करती है और जनता के लिए कोई एक ईमानदार सेवक अगर मिला हुआ है जो हमेशा उनके बीच उपलब्ध रहता है, तो मेरे अलावा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उनके लिए अपने तन मन धन से उनकी सेवा की है। मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम जो जनता ने मुझे कहा है वो आज की तारीख में लंबित नहीं है। सरकार हो या ना हो, कोई भी काम हमारे क्षेत्र में पुनः ऐसी स्थिति में नहीं है जो नहीं हो पाए। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के कामों को लेकर बीजेपी नेता उत्साहित है और अभी से जनता का भरोसा जीतने का दावा कर रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन का आरोप है कि मौजूदा विधायक ने अपने कार्यकाल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। वो सिर्फ श्रेय लेने के लिए काम कर रहे हैं। जनता हकीकत जानती है और एक बार फिर बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी। जहाँ तक सरकार की बात है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार चल रही है। और जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं वो तो कोई ऐसा उपलब्धि उनकी दिखती नहीं है कि कोई ऐसा उन्होंने काम किया हो। छोटे मोटे जीर्णोद्वार और मरम्मत इस प्रकार के काम बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी उपलब्धियों के साथ इस विधानसभा क्षेत्र में है और वो उपलब्धियां जनता के बीच में और जनता उनको पसंद करती है। पार्टियों के अपने दावे और वादे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और इंतजार कर रही है विधानसभा चुनाव 2023 का। ये था उत्तर मध्य विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड, नेताओं के द्वारा किए गए दावे और वादों की पड़ताल, जहां जनता ने सुनाया नेताओं का हाल। अगली बार फिर एक नई विधानसभा में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए अब जान लेते हैं जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा सीट का सियासी इतिहास। तो संस्कार धानी की चर्चित सीटों में ये विधानसभा सीट शुमार है और करीब 2 लाख मतदाताओं वाली ये सीट है। बीजेपी का गढ़ रही है विधानसभा सीट, तो करीब 2 लाख मतदाताओं वाली ये सीट है। बीजेपी का गढ़ रही है जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा सीट और इसके साथ ही 2018 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा किया था।
कांग्रेस के विनय सक्सेना 578 वोट से सीट पर विजयी हुए थे और सक्सेना ने शरद जैन को हराया था। तो शरद जैन जो कि लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मुद्दा है जो उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता दिला सकता है। बोले तो नेताजी में मिलिए कांग्रेस नेता प्रवीण पाठक से, जो दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 2023 के चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है, जो सियासी बयार है 2023 को लेकर वो किस ओर बह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अलोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है, उसकी विदाई की बेला अब नज़दीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में जो मध्य प्रदेश के आम जन की मंशा है, वो मुझे लगता है कि लगभग इस बार कांग्रेस पार्टी 150 के पार सीटें लेके आएगी। आपकी विधानसभा में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं? देखिए, मेरी विधानसभा में तो आज जब ग्वालियर की आप स्थिति देखेंगे तो पूरे ग्वालियर की हालत ये है कि पूरा ग्वालियर की रोडें जो है धूलमय हैं। पिछले बहुत लंबे समय से लगभग 35-40 वर्षों से ग्वालियर में जो महापौर है, नगर सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। उसके बाद भी ये व्यवस्था यहाँ स्थापित नहीं हो पाई कि ग्वालियर में प्रतिदिन लोगों को पीने का पानी मिल पाए। हम लोग निरंतर इस पर काम कर रहे हैं और जब 15 महीने हमको कांग्रेस की सरकार में काम करने का अवसर मिला तो मुझे इस बात की खुशी है कि कई सारी उपलब्धियाँ ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के खाते में ऐतिहासिक तौर पर उन 15 महीने में दर्ज हुई। चाहे वो 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे स्मार्ट रोड का भूमि पूजन हो, ऐसे कई सारे विषय थे, चाहे एलिवेटेड ब्रिज हो, और मुझे लगता है कि एक दक्षिण विधानसभा को एक नई दिशा यहाँ से मिलेगी। सर, इस बार 2023 के चुनाव को लेकर शिवराज और कमलनाथ के चेहरे में कितना अंतर इस चुनाव में पड़ेगा? देखिए, पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी को पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार को पूरे मध्य प्रदेश ने ही नहीं अपितु पूरे देश ने देखा है। चाहे स्वच्छ के लिए युद्ध हो, चाहे किसानों के कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे हर घर में 100 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, ऐसे कई सारे ऐतिहासिक कदम इस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने उठाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास का पहिया पिछले 18 वर्षों से इस मध्य प्रदेश में रुका हुआ है, उस विकास के रथ के पहियों को गति कमलनाथ जी की सरकार ही दे सकती है। वो एक निश्चित तौर पर एक विजन वाले नेता हैं, एक प्रगतिवादी नेता हैं और उनके छिंदवाड़ा मॉडल को पूरा देश कॉपी करता है। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हैं। दक्षिण विधानसभा में स्वास्थ्य और जो शिक्षा की जो बात इन्होंने वादा किया था लोगों से, अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। लगातार इस विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बारी है चुनावी जायका लेने की। राजधानी भोपाल में चाट और पानी पूरी का जायका लेते युवाओं से हमने जाना 2023 चुनाव की खट्टी मीठी सियासत के बारे में। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैसे ही चुनावी जायका लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं एक फुल्की की दुकान है, खासतौर से युवाओं को बहुत पसंद होती है और यहाँ चटपटी फुल्की के साथ हम जायका भी लेंगे और लोगों से सोचेंगे कि वो किस तरीके से चुनाव को देखते हैं। 2023 में चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा सरकार की बात करें तो आप क्या देखते हो, किस तरीके के विकास काम हो रहे हैं, सरकार ने कैसा काम किया है? अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि रोड जो हैं वो बनते जा रहे हैं और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी सारे काम हुए हैं, लेकिन वो भी होने बाकी हैं और बाकी लोगों के राइट्स का भी काफ़ी सारा काम हुआ है अभी तक। क्या उम्मीद करती हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए? कौन से काम ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए तो आने वाली सरकार से आप उम्मीद करते हैं? लड़की हूँ तो वही चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए
और जैसे रोडों पे गड्ढे बहुत है तो वही बनने चाहिए। अभी थोड़ी जगहों पे मतलब अच्छी जगहों पे तो यही है कि रोड अच्छे बने हुए हैं, बट कई ऐसी जगह हैं जहां अभी भी गड्ढे हैं। 2023 में क्या चुनावी माहौल होना चाहिए, किस तरीके का चुनावी माहौल रहेगा? मेरे ख्याल से एकदम फेयर चुनाव होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जो भी हो मतलब जो भी आए आगे मतलब जो भी सरकार है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो यूथ के लिए कुछ नया आगे बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जैसे कि नई फैसिलिटीज़ चाहिए, जो आगे मतलब नया कोर्स होना चाहिए, एजुकेशन में भी कुछ आगे फ़र्क बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपडेट होते रहना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ा है, ऐसा चाहिए। 2023 में चुनावी जो जायका है वो कैसा होना चाहिए, कैसा स्वाद आना चाहिए, चुनाव किस तरीके का होना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि अर्बन एरियाज़ में तो लोग मतलब सरकार कर देती है, बट बात तो आती है रूरल एरियाज़ की, वो रह जाते हैं, उनके ना रोड्स बन पाते हैं और ना ही उनको मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उनको, तो उनको ना एकदम उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। किस प्रकार की सरकार आप लोग चुनेंगे? गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, लास्ट 5 इयर्स में मैंने इतना डेवलप्ड भोपाल देखा है और काफ़ी रेड बसेस के वजह से हम बहुत इजीली ट्रैवल कर पा रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, काफ़ी अच्छा है। बट बस थोड़ा स्कॉलरशिप का और हमें प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप का होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका भाव होता है, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, रोजगार की दृष्टि से बात करें, डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो सड़क बेहतर होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो अब देखना ही होगा कि 2023 में किसकी सरकार बनेगी और कैसा रहेगा चुनावी जायका। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बारी है जन का मन टटोलने की। खंडवा में 2023 को लेकर किसान क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। हम तो किसान है, चाहते हैं कि हमको हमारी फसलों के उचित दाम मिले, सही खाद मिले, सही दवाई मिले। हम तो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं। यही चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बने, किसानों की बात करे, किसानों को उसको फसलों के भाव दे, डैम बनाए, तालाब बनाए, नदियों में अच्छे डिस्टर्ब डैम बनाए ताकि किसानों को विकास हो। क्या सरकार ऐसी होना चाहिए कि किसानों के हाथ में कोई भी काम करे, कहीं भी गांव लेवल कहीं भी तकलीफ होती है सब सारे काम निपटाए। बतौर किसान में ऐसी सरकार चाहता हूं जो किसानों को पर्याप्त मात्रा में दिन में बिजली दे। तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे बच्चों की बारे में सोचे और वो भी कुछ किसान का बच्चा किसान ही ना बने, डॉक्टर इंजीनियर बने और कोई भी अन्य अच्छे पदों पर जाए, ऐसा उसको विकास करे उसका किसान का। किसान होने के नाते तो यही चाहेंगे किसान हितैषी सरकार हो, सिर्फ बोलने की नहीं हो, काम करने की सरकार हो, किसानों के सुख दुख में उसके साथ बैठे, क्योंकि आज हम बिजली पानी और हर चीज़ के लिए परेशान है। यदि अपन देखें महंगाई की मान से 200 गुना कीमतें बढ़ी है, लेकिन किसानों की कम से कम 20-25 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसलिए किसानों के हित में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।